नमस्कार, यूट्यूब स्टडी चैनल बुक्कल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट, हम 11th क्लास के अंदर आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। देखिए, जब हम किसी लिफ्ट में बैठे होते हैं तो वो लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है या डाउनवर्ड मोशन कर रही है विद यूनिफॉर्म मोशन, और हो सकता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। तो उस पर्सन का वेट अलग अलग कंडीशन के अंदर कैसे चेंज होता है। वेट चेंज होने से हमारा मतलब है, जैसे कि हम सपोज करो एक वेइंग मशीन है और लिफ्ट के अंदर हमने वेइंग मशीन रख ली, उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं। तो जब वो लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है, डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो आपका वेट जो है किस तरीके से चेंज होता है, ये कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे 9 से 12 तक फिजिक्स डिटेल में कर रहे हैं। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस मेरे अगर देखने हैं चैप्टर वाइज, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए वैल्यूएबल है, जरूर कमेंट कीजिए। तो चलो बात करते हैं आज का टॉपिक, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। लेट्स सपोज हमारे पास में एक लिफ्ट जो है, फर्स्ट केस मैं ले लेता हूं, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। टॉपिक जो मैं करवा रहा हूं, अभी जो मैंने लाइन लिखी है, इसका मतलब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, लिफ्ट अगर रेस्ट में होगी तो भी एक्सेलरेशन उसकी जीरो, हमें पता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जीरो है। तो ये जो सिचुएशन मैंने अभी बात की है, जिसमें लिफ्ट या तो रेस्ट में हो सकती है या वो मूव कर रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या यूं कह सकते हैं कि विद यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऐसे केस में हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। जैसे सपोज करो मैं ये एक लिफ्ट का केस बनाता हूं। ये सपोज करो हमारे पास एक लिफ्ट है और इसके अंदर ये पर्सन जो है खड़ा है, ठीक है। इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और जो रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो कितनी होगी, r, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर मैं ये कह रहा हूं कि अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो कहने का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। इन दैट केस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, mg। r इज इक्वल टू mg, मतलब रिएक्शन जो है वो mg के इक्वल होगा। mg यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद रहे, mg हमारा जो है रियल वेट है, रियल वेट, ओके। और r जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा अपरेंट वेट। किसको, अपरेंट वेट को, जो वेट हमें फील होगा वो वेट, ठीक है। तो ऐसे केस में जो वेइंग मशीन है वो आपका एक्चुअल वेट बताएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं r इज इक्वल टू mg है। इसका मतलब जो एपरेंट वेट है वो किसके इक्वल है, एपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। एपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। पॉइंट क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। अगर ये क्लियर है तो हम बात करते हैं, अगर लिफ्ट हमारी अपवर्ड मोशन कर रही हो, या कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन कर रही हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। When lift is accelerating upward, ठीक है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड मतलब अपवर्ड मोशन हो रही है और उसकी एक्सेलरेशन जो है कुछ ना कुछ, यानी ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी फिर मैं वही बात करता हूं। ये सपोज करो हमारे पास एक लिफ्ट है और इसमें ये सपोज करो कोई नंदू, ठीक है, इस पे खड़ा है
और इसका वेट जो है mg, ठीक है, और रिएक्शन बनेगी r। जा किस तरफ रही है, जा किस तरफ रही है, वो अपवर्ड मोशन कर रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है। तो हम अब ये एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें, या ये कहें कि एपरेंट वेट जो है वो ज्यादा होगा या रियल वेट ज्यादा होगा, ये यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऐसे जब प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम क्या करते हैं एक्चुअल में, कि इसमें ये चीज चेक करो, देखो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्शन है एक mg है। तो इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा ज्यादा है, किस तरफ मोशन है। आप कह रहे हो कि एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियसली r जो है वो ग्रेटर होगा mg से। कितना ज्यादा, ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं r माइनस mg। कितना ज्यादा है, m इंटू ए, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो रिएक्शन माइनस रियल वेट इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, की जो भी एक्सेलरेशन होगी। सो इन दिस वे r कैन बी रिटन एज mg प्लस ma, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। या ये कह सकते हैं कि r जो है वो रियल वेट से ज्यादा है, क्यों r क्या है, अब हमारा एपरेंट वेट है। सो वी कैन से दैट, सो दो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट, ठीक है। ये चीज यहां से समझ आई। और इसको आप लिखना चाहो तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, m इंटू जी प्लस ए। यानी जब एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, g प्लस ए। यानी अगर इस पर्सन की एक्सेलरेशन आपसे पूछे, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द मैन, सपोज करो a m से रिप्रेजेंट कर दिया, वो क्या होगा, g प्लस ए हो जाएगी, g प्लस ए, ठीक है। ये दिमाग में भी रखना, हमारे न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो ये काम आएगा हमारे, ठीक है। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड जब होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड में आप देखिए अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ऐसे में अब कौन सी चीज ज्यादा लग रही है, नीचे की तरफ आ रहा है, दो फोर्स है r और mg, mg ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है। किससे ज्यादा है, r से। कितना ज्यादा है, सो वी कैन से दैट mg माइनस r इक्वल टू m इंटू ए, ये लिखा जा सकता है। mg माइनस r कितना ज्यादा है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। ये कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए। या यहां से मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू mg माइनस ma। सो इन दिस वे, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट apparent weight इज लेस देन रियल वेट, ठीक है। तो इस तरीके से apparent weight जो होगा वो रियल वेट से क्या होगा, कम होगा। और इस तरीके से यहां इस इक्वेशन से मैं r इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूं m इंटू जी माइनस ए, ठीक है। तो एपरेंट वेट कितना होगा, इतना होगा। और एक्सेलरेशन ऑफ द मैन इन दिस केस वो क्या होगा, g माइनस ए, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में सेट करके चलिए। अब ये केस आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं कि जब हमारी लिफ्ट जो है वो फ्री फॉलिंग के अंदर हो, फ्री फॉलिंग के अंदर मतलब अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही हो, तो उस केस में पर्सन का वेट क्या होगा, ठीक है। when lift is falling freely, when lift is falling free, ठीक है। फॉलिंग फ्रीली मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रही है, लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। तो अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग यहां पे, दिमाग में जो पॉइंट रखना है वो ये है, ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाती है, जी, ठीक है। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है, जी। सो इन दिस वे आर इज इक्वल टू एम जी, नीचे की तरफ जाते हुए आपने क्या लिखा था, एम जी, एम इंटू जी माइनस ए लिखा था,
ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं R इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए की वैल्यू भी जी है और इन दिस वे R क्या आ गया 0, सो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एपरेंट वेट ठीक है इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, वेटलेसनेस ठीक है। ये वेटलेसनेस क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है, ड्यूरिंग द फॉल उसका वेट क्या होगा 0 होगा, ड्यूरिंग द फॉल उसका वेट क्या होगा 0। दिस इज नोन एज वेटलेसनेस। देखिए आपने देखा एपरेंट वेट उस केस में उसका कितना है 0, ठीक है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल और देकर देता हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं। ये नोट कर लिया होगा, चलो जी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं वेटलेसनेस का क्या मतलब था, दैट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 0 when it falls under the effect of gravity. That situation is known as free fall, ठीक है, और वेटलेसनेस, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग बैलेंस आपके पास है, ठीक है। आपने देखा होगा या इस तरीके का स्प्रिंग न बना करके जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो बना लेते हैं हम। ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, इसमें रीडिंग है, कुछ रीडिंग है इसमें, ठीक है। और इससे आपका ऑब्जेक्ट जो है कुछ, ठीक है। अभी इसमें सपोज करो आपने इसको यहां से पकड़ रखा है और इसका जो वेट आ रहा है वो लेट्स सपोज 20 न्यूटन आया, ठीक है। जैसे ही ये स्प्रिंग यहां से कट जाती है या आपके हाथ से स्प्रिंग छूट जाता है, उस दौरान इस स्प्रिंग में कितनी रीडिंग होगी, क्या उस टाइम पे ये इतनी ही होगी या इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, उस केस में इसका वेट जो है आएगा 0, यानी इस स्प्रिंग के अंदर जो रीडिंग आएगी वो कितनी होगी 0 होगी। ये कंडीशन कहलाती है वेटलेसनेस, ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है वेटलेसनेस, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट, ये टॉपिक तो एज इट इज बुक में आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है आपके जो कोई टेस्ट हो या पेपर हो उसमें भी पूछा जा सकता है, बट ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे भी हमारे बहुत काम आता है। जैसे मैं आप लोगों को कोई एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज ये एक, ठीक है, मंकी है, ये मंकी है एक, ठीक है, इसकी वाइफ भी इससे लटकी हुई है, एक इसका बच्चा इससे लटका हुआ है, ठीक है। ये क्या है ए बी और ये सी मंकी है। अब देखिए यहां पे ये लटके हुए हैं, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन्ड है। अगर मैं ये कहूं कि देखो ये टेल किसकी है ए की, ये टेल किसकी है बी की, ये टेल है सी की। अब हम टेंशन की बात करते हैं। टेंशन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। अगर यहां पे मैं टेंशन कहूं T1, यहां पे टेंशन कहूं T2 और यहां पे टेंशन कहूं T3 और यहां T4, तो अलग अलग टेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई सबसे पहले इस जगह पे बात करते हैं T4। T4 हमारा क्या होगा 0, क्योंकि इससे तो कुछ वेट लटका हुआ ही नहीं है, इससे कुछ लटका हुआ नहीं है, तो इसका टेंशन क्या होना चाहिए 0। बात करते हैं T3। T3 किसके इक्वल होगा, अब क्योंकि रेस्ट में है T3 पे अगर मैं इनका मास लेके चलूं, ये हमारा M1, ये M2 और ये M3, तो T3 जो है, ये टेल जो है हमारी B की जो टेल है, इस टेल से ये C ऑब्जेक्ट यानी इस बंदर का बच्चा जो है ये लटका हुआ है, उसका मास है M3, तो ये टेंशन T3 कितनी हो जाएगी M3 इंटू G, क्योंकि रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो टेंशन T3 इतना हो जाएगा। और T2 की बात करूं, T2 से कौन कौन सा मास सस्पेंडेड है, ये M2 और M3 भी, सो इन दिस वे M2 प्लस M3 इंटू G, ठीक है। और अगर हम बात करें T1 यानी जो बंदर है उसके हैंड्स में कितना टेंशन होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो भैया इससे क्या है M1, M2, M3 तीनों ही लटके हुए हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, सो ये टेंशन होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई करने का मतलब
लेट्स सपोज हमारा ये सिस्टम जो है, ये जिससे सस्पेंडेड है, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद ए एक्सेलरेशन, विद ए एक्सेलरेशन। तो ऐसे में अब हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। T4 उस केस में भी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। बात करते हैं T3 की। अभी आपने देखा कि जब लिफ्ट जो है हमारी अपवर्ड मोशन अगर कर रही है, तो उस केस में हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट की थी वो कितनी थी, G प्लस A अपवर्ड मोशन के लिए। तो ये अपवर्ड मोशन कर रही है, तो इस केस में हमारा ये जो T3 है ये कितना हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू M3 इंटू G प्लस A होगा। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। लिफ्ट के जैसा ही केस है, ये अलग नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं मंकी का केस हो, यहाँ पे कुछ 3 वेट हो सकते, 4 वेट हो सकते हैं, और कि बीच बीच में जो स्ट्रिंग है उनसे सस्पेंडेड और स्ट्रिंग का टेंशन हमें फाइंड आउट करना हो, तो इस तरीके से जा सकते हैं। इसी तरीके से T2 की मैं बात करूं तो M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A हो जाएगा, G प्लस A हो जाएगा। और T1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू G प्लस A। और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो विद सर्टेन एक्सेलरेशन A, सिंपली क्या होगा, G माइनस A, G माइनस A, G माइनस A। तो ये बन जाएगा केस। देखो चीज वही है, और बस यहां पे चेंजेस क्या हो रहा है, चेंजेस ये हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो अब 0 नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हमने ले लिया। लिफ्ट में अगर हम, जैसे आपने ये लिफ्ट की बजाय ये जो भी चीज थी अगर रेस्ट में है तो ये कंडीशन रहेगी, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड हो रही है तो ये केस होंगे, डाउनवर्ड होगा तो G माइनस M3 इंटू G माइनस A, और इस तरीके से यहाँ G माइनस A ये रहेगा, ठीक है। और अगर इसकी एक्सेलरेशन, ये सपोज करो ये जिस टहनी से लटका हुआ है ये कट कर दी जाए, ठीक है, और फिर ये नीचे गिर रहे हैं, तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल करेंगे, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि G माइनस A होगा, तो G A की वैल्यू भी G के इक्वल होगी, G माइनस G0, G माइनस G0, तो ये टेंशन सब में क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स पे जा रहा हूं और ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। एक बार मैं पढ़ा दूं, फिर उन पे हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड मोशन हम करेंगे, उसमें कुछ और केसेस लेके आऊंगा मैं, तो उनमें डिटेल में सारी चीज हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है, आज का लेक्चर इतना ही देंगे। उम्मीद करता हूं आज जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा मेरी है कि लेक्चर को अटेंड करने के बाद फॉरवर्ड जरूर कीजिए, ठीक है। जितने भी लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, मेनली आपके स्टूडेंट जो हैं, जितने भी आपके आसपास के स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो चाहे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में हो, और ये जरूरी नहीं कि आप +1 में हो तो आप 9th के बच्चे को नहीं भेज सकते। 9th 10th +1 2 इवन 6 से जो भी बच्चा पढ़ रहा है उनको ये चीज जो है आप शो कर सकते हो। जो अभी आप पढ़ रहे हो कुछ जो है 9th क्लास का मैटर हमारा +1 का मैच करता होता है, तो हम अगर शेयर करते हैं तो वो बच्चों को भी पता चलेगा, क्योंकि मैंने 9th के वीडियो भी डाल रखे हैं, 9 से 12 तक का हम फिजिक्स यहाँ कर रहे हैं, तो सबकी वीडियो मैंने यहाँ डाल रखे हैं। तो आप लोगों से ये हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियोस को शेयर जरूर किया करो, और जब भी आपको कोई मिलता है उसको जरूर अपने चैनल के बारे में बताया करो, सो दैट कि वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले। और आप खुद भी उसको सब्सक्राइब करके बता सकते हो कि ये सब्सक्राइब हो गया है, और आप यहां से वीडियोस देख सकते हो। ऐसे जाकर के प्लेलिस्ट उसको खोल के दिखाइए कि चैप्टर वाइज हमने कैसे वीडियो डाल रखी है, कहां से आप सीक्वेंस में लेक्चर देख सकते हो। थोड़ा सा आपके 2 मिनट जो है लगेंगे, और उसका बेनिफिट जो है आप सबको ही हो रहा है। मैं टाइम टू टाइम लेक्चर देता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए नाइस डे, गुड लक।